हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। रिसेंटली हमको एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जहां पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए अपने आप को और अपने भाई जो कि विधायक हैं बसंत सोरेन जी को माइनिंग लीज प्रोवाइड करी। यह आरोप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने लगाया है और उन्होंने यहाँ पर इस बात की शिकायत करी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी से। इसके बाद झारखंड के राज्यपाल जी ने इस इशू को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने लाया और इस वक्त ये इशू इलेक्शन कमीशन के सामने है, जो इस मुद्दे पर जल्द ही अपनी राय देगा राज्यपाल को। और अगर यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि झारखंड के सीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जिसके बाद उनको हो सकता है सीएम के पद से इस्तीफा भी देना पड़े। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने देखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू लगातार न्यूज़ में रहता है। कुछ साल पहले ही दिल्ली असेंबली के 20 एमएलए पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चलाया गया था, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने उन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था और उसके बाद वो केस दिल्ली के हाई कोर्ट में चलता रहा और फिर 2020 में नए इलेक्शन ही हो गए उस रिजल्ट आने से पहले, इसलिए उस केस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो आखिरकार क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू बार बार हमारे सामने आता है, आज हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर होता क्या है, किस किस तरीके से कोई भी एमएलए यानी कि विधायक, एमपी यानी कि सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है हमारे संविधान के तहत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू पॉइंट दिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमको सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण को समझ लेना चाहिए। हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जहां पर राज को चलाने के लिए जो भी पावर चाहिए होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि रूल्स बनाने की, पॉलिसी बनाने की, नियम बनाने की पावर दी गई लेजिस्लेचर को, जिसको हम विधायिका बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जुडिशरी, जिसको ये पावर है कि वो ये बात चेक करे कि जो भी लॉ बने हैं, कानून बने हैं, नियम बने हैं, वो सब संविधान के तहत और संविधान के दायरे में बनाए गए हैं। अगर कोई भी कानून संविधान के दायरे से बाहर जाता है तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के पास ये ताकत है कि वो उन नियमों को, कानूनों को रद्द कर सके। और यहाँ पर तीसरा अंग है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो पॉलिसीज़ को, लॉस को इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड लेवल पर। तो इस तरह से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये तीनों ऑर्गन्स कहलाते हैं गवर्नमेंट के। और इन तीनों ऑर्गन्स का क्या काम रहेगा, क्या पावर रहेंगी, ये सब बातें हमारे संविधान में अच्छे से डिफाइन की गई हैं। मगर फ्रेंड्स, इंडिया में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच कुछ ओवरलैप है। आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं इंडिया में समय समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं और उन इलेक्शंस में हम हमारे विधायक को और हमारे सांसद को इलेक्ट करते हैं। और जब सरकार का गठन होता है तो इन्हीं विधायक में से और इन्हीं सांसदों में से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है और बाकी मंत्रियों का चुनाव भी इन विधायकों से और सांसदों के बीच में से किया जाता है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का पद, प्राइम मिनिस्टर का पद या कोई भी मंत्री का पद, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो या फिर और किसी विभाग का मिनिस्टर हो, तो यहाँ पर जितने भी विधायकों को और सांसदों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया जाता है, वो सब लोग फिर 2 रोल निभाते हैं। एक तरफ तो वो एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में और मिनिस्टर्स के रूप में, और दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायिका के मेंबर भी हैं। इसलिए इंडिया में हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच कुछ ओवरलैप है और इसी की वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू बार बार खड़ा होता है। तो यहाँ पर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई भी विधायक या कोई भी एमएलए गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके पास एक लाभ का पद है, यानी कि वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। और हमारे संविधान में सांसदों के लिए आर्टिकल 102 और विधायकों के लिए आर्टिकल 191 है, जहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सदस्य को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अगर कोई विधायक या सांसद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद को होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको कुछ बातें नोट करना चाहिए, जैसे कि सीएम के पद को, प्राइम मिनिस्टर के पद को और जितने भी पद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होते हैं, इन सब पदों को यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है। यानी कि इन सब पदों को कंसिडर नहीं किया जाता जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस पढ़ते हैं किसी भी एमएलए के खिलाफ या एमपी के खिलाफ। आइए अब हम समझते हैं कि झारखंड के सीएम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस किस तरह बनता है। देखिए, एक तरफ हेमंत सोरेन जी विधायक हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो चीफ मिनिस्टर होने के कारण वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद होल्ड करते हैं और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पद को कंसिडर नहीं करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर। मगर यहाँ पर केस ये बनता है कि जब हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर हैं तो उसके साथ साथ क्या वो किसी माइनिंग कंपनी के हेड हो सकते हैं? क्या वो अपनी ही माइनिंग कंपनी को माइनिंग लीसेस दे सकते हैं? क्या उन्होंने अपने पद का यहाँ पर दुरुपयोग किया है? और क्या उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और अपने भाई को कुछ लाभ यानी कि कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश की है? इस बात के तहत ही यहाँ पर हेमंत सोरेन जी पर लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इंक्वायरी की जा रही है। फ्रेंड्स, इंडिया के संविधान में आर्टिकल 102 में और आर्टिकल 191 में और भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसके तहत किसी भी सांसद को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि पहली कंडीशन तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद ही है और उसके बाद दूसरी कंडीशन है अगर कोई अनसाउंड माइंड का है या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है यानी कि दिवालिया घोषित हो गया है या फिर किसी ने इंडिया की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ले ली है। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा भी इंडिया के संविधान में 10th शेड्यूल जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन की बात की गई है, उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है जिसके तहत किसी भी एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना व्यू पॉइंट दिया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1964 के एक केस में बताया था कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद है या नहीं है। मगर कहीं पर भी हमारे संविधान में या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के टर्म को डिफाइन किया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशंस बताई जहाँ पर अगर कोई भी एमपी या एमएलए किसी और पद पर है और उस पद पर अगर इन 5 में से कोई भी कंडीशन लागू होती है तो उस पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत देखा जाएगा। पहली कंडीशन यहाँ पर यह है, क्या उस पद पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि नियुक्ति का अधिकार गवर्नमेंट के पास है क्या? दूसरी बात यहाँ पर यह है, क्या उस पद से किसी को हटाने की पावर गवर्नमेंट के पास है? तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी सैलरी उस पद के अधिकारी को मिलेगी? चौथी कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस पद के लिए क्या वो गवर्नमेंट से आता है? और लास्ट कंडीशन यहाँ पर यह है, क्या वो पद ये पावर देता है उस व्यक्ति को कि वो अपने पद का इस्तेमाल कर कर अपने आप को या अपने परिजनों को उस पद पर होने की वजह से उनको कुछ प्रॉफिट दे सके या फिर कुछ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। फ्रेंड्स, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जब जया बच्चन जी को डिस्क्वालीफाई किया गया था राज्यसभा से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस के तहत, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम जब किसी भी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस के तहत देखते हैं तो यहाँ पर हम इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या उस व्यक्ति ने उस पद पर होकर सैलरी ली है कि नहीं या फिर उसने उस पद पर रहकर कुछ बेनिफिट लिया है कि नहीं। यहाँ पर यह बात इम्पोर्टेंट है, क्या उस पद पर होने की वजह से उनके पास ये पावर है कि वो अपने आप को या अपने परिजनों को किसी भी तरह का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर वो पद ये पावर देता है किसी को भी तो वो पद एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद कहलाता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद एमपीज और एमएलए ले सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत किसी भी एमपी को और एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इसलिए हमारे संविधान ने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की क्या क्या पावर्स रहेंगी ये पहले से ही डिफाइन कर दिया है। मगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव
और जुडिशरी का ये भी काम है कि वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहें कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। तो जैसे ही कोई एमपी और एमएलए मिनिस्टर बनता है तो वो एग्जीक्यूटिव के रोल में चला जाता है। और हमारे संविधान में 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, जिसमें यह बोला गया था कि जितने भी सांसद हैं हमारे लोकसभा में, उनमें से सिर्फ 15% लोगों को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिया जा सकता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर से लेकर बाकी मिनिस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। और सिमिलरली ऐसा ही अमेंडमेंट हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जहां पर आर्टिकल 164 क्लॉज 1A सेम बात स्टेट गवर्नमेंट पर भी लागू करता है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 और आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये बात बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही लोकसभा के प्रति रहती है। यानी कि यहाँ पर लोकसभा का ये काम है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होल्ड करे अपने एक्शंस के लिए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी विधायकों का यह काम है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होल्ड करे। और हमारे सांसद और विधायक सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर पाएँ और ऐसा करने में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए ही इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत एमएलएज और एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह मानना होता है कि अगर कोई एमपी और एमएलए ही गवर्नमेंट के साथ काम करने लगेगा तो वो गवर्नमेंट से किस तरह से क्वेश्चन करेगा, वो कहीं गवर्नमेंट को बचाने का ही काम ना करने लगे। और अगर फिर वो ऐसा करता है तो लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका की भूमिका पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।